हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ फ्रिक्शन। अच्छा, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। फ्रिक्शन इज ए फोर्स, ये एक फोर्स ही होता है। आपको याद होगा मैंने लास्ट चैप्टर जो आपको फोर्स एंड प्रेशर पढ़ाया था, तो मैंने आपको फोर्स के टाइप्स में आपको फ्रिक्शन बताया था। यस स्टूडेंट्स, बताया था। और कौन सा फोर्स होता है ये? कॉन्टैक्ट फोर्स। याद होगा ना, जब ऐसे कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल था हमारा क्या? फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे अब हम फ्रिक्शन फोर्स को डिटेल में जानेंगे। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे लगता है, कैसे इसको रिड्यूस किया जाता है, कैसे ये इंक्रीज हो जाता है, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम आज इस चैप्टर में जानेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, आगे इन फ्यूचर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, 10th में 12th में, तो आप इसको बहुत डीपली उस लेवल पे पढ़ेंगे। लेकिन अभी जितना हमें आपके क्लास के अकॉर्डिंग है उतना हम सीखते हैं। देखिए, फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। कि जब भी दो सर्फेसेस एक दूसरे के साथ में क्या होती हैं स्टूडेंट्स? कॉन्टैक्ट में होती हैं, तो उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होना बहुत ज़्यादा नीडेड है। कि जब तक वो एक दूसरे के ऊपर मोशन नहीं करेंगे तब तक फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्या होता है, जब वो एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मोशन करती है तो एक उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है जो उनके मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। और अपोजिट मोशन को ही हम, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? फ्रिक्शन फोर्स। कि जब भी, जैसे देखिए कि कोई भी एक बॉक्स है, यदि हम उसको इस डायरेक्शन में धकेलना चाह रहे हैं, धक्का देना चाह रहे हैं, तो ये सरफेस जो आपकी सरफेस है और ये जो बॉक्स है, इन दोनों के बीच में एक मोशन हो रहा है। और इस मोशन के कारण ही यहाँ पे क्या होगा कि बॉक्स जो है वो, यदि हम उसमें यहाँ पे धक्का देंगे तो एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स का नाम होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो समझिए डेफिनेशन, फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मतलब इसको हम धक्का तो दे रहे हैं लेकिन इतना स्मूथली नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी ग्राउंडिंग और इस ऑब्जेक्ट के बीच के अंदर जो सरफेस के बीच में अटैचमेंट है वो इसका क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है इसके मोशन का। और इसी अपोजिट वाले नेचर वाले फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। कि जो रिलेटिव मोशन के फोर्स का क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? अपोज कर रहा है। बात आपको क्लियर हुई? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जब भी दो सरफेस एक दूसरे को क्या कर रही है? मोशन कर रही हैं, तो ऐसा, तो उनके रिलेटिव मोशन का जो अपोज, उनके बीच में एक फोर्स अपीयर हो जाता है जो कि उस मोशन को उस उनके मोशन का अपोज करता है। उस मोशन को हम क्या बोल रहे हैं? वो जो फोर्स अपीयर हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये मैंने आपको समझाया, आप सभी को क्लियर हुआ होगा। एक नेक्स्ट बात, कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, वो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। मान लीजिए मैं इसको यहां धक्का दे रहा हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो जो कॉन्टैक्ट दोनों सर्फेसेस आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अपोजिट साइड में लगेगा। बात आप सभी को क्लियर हुई? तो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन की डेफिनेशन में एक बार दोबारा बोल देता हूं आपको। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि अपोज करता है रिलेटिव मोशन का बिटवीन टू सर्फेसेस, दो सर्फेसेस के बीच के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। और हमेशा जो भी उनकी डायरेक्शन होती है मोशन की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, जब तक दो सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं होंगी जब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। जैसे मैं अपने हाथ को ही रब कर रहा हूं, तो यहाँ पे मोशन हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? अपोजिशन भी हो रहा है। यहाँ पे मोशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस एक दूसरे के मोशन का क्या कर रही है? अपोज कर रही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या अप्लाई हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है मोशन के। अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कि क्या रीजन है कि फ्रिक्शन होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू सर्फेसेस ड्यू टू द इरेगुलरिटीज ऑन द सर्फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि यदि दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में इरेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी मतलब उनके सर्फेसेस के बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं स्टूडेंट्स की, एक तो हम इस बॉक्स को बिल्कुल प्लेन सरफेस, जैसे हम टाइल्स की बात करें, मार्बल की बात करें, उस पर हम इसको खिसका रहे हैं, और एक हम इसको सड़क के ऊपर खिसका रहे हैं, रोड के ऊपर खिसका रहे हैं। तो क्या हो रहा है? दोनों ही केसेस में हमें डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे इरेगुलरिटी ज़्यादा है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है और जो सरफेस है, उनके बीच में इरेगुलरिटी ज़्यादा है। तो इरेगुलरिटी ऑन दी सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वो जो ऑब्जेक्ट रखा है आपने या सरफेस जो है उनके बीच में इरेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी है, तो उसके मोशन का अपोज करेगा। क्योंकि आपने देखा है जो हम टाइल्स वगैरह होते हैं उसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से खिसका सकते हैं, लेकिन वही खुरदरा सरफेस है कोई, तो हमें ऑब्जेक्ट को खिसकाने के लिए ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। जैसे स्टूडेंट, सेकेंड हम बात करें
इंटरलॉकिंग ऑफ द माइक्रो लेवल इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेस। यदि मान लीजिए इस तरह से गैपिंग है और गैपिंग में यदि उनके इंटरमोलिकुल्स लॉकिंग हो जाती है इस तरह से, तो भी हम उनको खिसकाने में हमें क्या लगता है, फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है। तो यही जो रीजन है वो फ्रिक्शन फोर्स है कि हमें वो सरफेस जो वो अपोज कर रही है हमारे मोशन का, और उस अपोजिशन को ही हम फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन आप सभी को क्लियर हुआ। कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है कि कॉज ऑफ क्या हुआ, इसका रीजन क्या होगा। तो दोनों सरफेसेस जो होती हैं इरेगुलर होती हैं। जैसे आपने देखा होगा बनाना वगैरह पे यदि हम पैर रखते हैं तो बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। उसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि वो क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है और इरेगुलरिटी कम हो जाती है, और इरेगुलरिटी कम होने से कारण ही वो क्या हो जाता है, वहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट हो जाता है। तो फ्रिक्शन समझ में आया कि हमारे मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहे हैं। क्लियर हुई ये बात। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रिक्शन। ऐसे फैक्टर्स जो फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो हम पहले बात करते हैं रफनेस ऑफ द सरफेस। वही वाली बात जो अभी आपको बता रहा था कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा रफ है उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। जैसे हमने बात करी टाइल्स की, मार्बल्स की, तो वो उतनी ज़्यादा रफ नहीं है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अपोजिशन कम होगा। लेकिन वहीं हम बात करें बहुत ज़्यादा खुरदरी सरफेस की, बहुत ज़्यादा ऐसा खुरदरा सरफेस है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा अपोज करेंगे आपस में एक दूसरे के फोर्स का। बात क्लियर हुई आप सभी को। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्या, फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रिक्शन। तो फर्स्ट तो इसमें आ गया रफनेस ऑफ दी सरफेस, कि सरफेस यदि रफ है तो फ्रिक्शन उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितनी जो सरफेस रफ है और कितनी सरफेस स्मूथ है। ठीक है, जैसे टाइल्स वगैरह पे हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत इजीली खिसका सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा। और जहाँ पे हम खुरदरे सरफेस की बात करें तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर हम सेकंड बात करते हैं द एक्सटेंट टू विच द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर, कि दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कितना अच्छे से प्रेस हो रखी हैं कांटेक्ट में। ठीक है, कितना एक दूसरे के साथ प्रेस हो रखी हैं, एक दूसरे के साथ में कितना ज़्यादा कांटेक्ट में, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी के साथ नेचर ऑफ द सरफेस, वो वही बात आ गई कि वो स्मूथ है, रफ है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो सरफेस है वो किस तरह के नेचर की है। ठीक है, तो आप जैसे बात करें तो बहुत इजीली हम उसके ऊपर खिसका सकते हैं, तो वो स्मूथ टाइप की हो गई। ठीक है, तो एक उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, सरफेस के नेचर पे। तो आपको सभी को ये टॉपिक्स क्लियर हुआ कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन, कोज ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है। ठीक है, इसी के साथ हमने पढ़े स्टूडेंट्स फैक्टर्स। अच्छा, हम फिर बात करते हैं, जब हम इसके आगे की बात करते हैं तो हमारे पास फ्रिक्शन के टाइप्स भी आते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इस सब इसके आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये सब आपके स्टेशनरी फ्रिक्शन, तो ये सब आपके टाइप्स आएंगे जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक स्टूडेंट मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप सभी वीडियो को कंप्लीट देखा करें। यदि आप वीडियो को बीच में ही छोड़ेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। यदि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, जाहिर सी बात है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। साइंस और मैथमेटिक्स यही होता है स्टूडेंट, कि जब तक आप इनसे एक के बाद एक वीडियो को, टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, कोरिलेट नहीं करते हैं, तब तक आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको। तो आप सभी ये बात जरूर याद रखिएगा कि आपको वीडियोस को कंटिन्यू देखना है। ठीक है, बीच में वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो को कंप्लीट देखा करो। ठीक है, तो चलो मैं एक मिनट और समरी कर देता हूँ इस टॉपिक की जो आज हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले मैंने आपको फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है दो सरफेसेस के बीच में, या अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। कोज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो ये टू सरफेसेस ड्यू टू द इरेगुलरिटीज, दो सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटी होती है ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, इंटरलॉकिंग ऑफ माइक्रो लेवल इरेगुलरिटीज। तो मैंने अभी बताया, तो छोटी छोटी सी इरेगुलरिटीज होती हैं, उनमें यदि माइक्रो लेवल्स में इंटरलॉकिंग हो जाती है, एक दूसरे में फंस जाते हैं, आप ये कह सकते हो, तो भी क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब अपोज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे फैक्टर्स की, तो रफनेस ऑफ द सरफेस, और दो सरफेस एक दूसरे के साथ किस तरह से प्रेस हैं, एक उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। और तीसरा हम बात करें तो नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करेगा। स्टूडेंट्स, आप सभी को वीडियो कंप्लीट देखना है। ठीक है, वीडियो को समझते हुए जाना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित आगे की चीज़ें करेंगे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप कोई भी वीडियो में यदि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, पढ़ाइए सभी।